नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन, ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इस समय लगातार आपको इकोनॉमिक्स की क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हमने आपसे कहा था कि पंचवर्षीय योजनाएँ समाप्त करने के बाद जितना भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो आप एक एक करके एक एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बना सकें। बताओ भाई, आवाज़ आ रही है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या किसी प्रकार की है तो बोलो। आवाज़ आ रही है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे। ठीक है, आवाज़ आ रही, बच्चे कह रहे हैं आवाज़ आ रही। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, धारणीय विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में धारणीय विकास को लक्ष्य माना गया था? क्वेश्चन ये है कि धारणीय विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था। ऑप्शन आपको दे देते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, पहला ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है 11वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना, और चौथा ऑप्शन ले लो 12वीं पंचवर्षीय योजना। बताओ भाई, जल्दी से बताओ प्यारे, पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था धारणीय विकास? आपके सामने चारों पंचवर्षीय योजनाओं के ऑप्शन लिखे हुए हैं, जल्दी से आप बताओ भाई। तो बच्चों का आंसर आया सर 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या बताएंगे? 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य लक्ष्य था वो धारणीय विकास था। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना आप समझ गए। बच्चे, अगर हम आपसे पूछें 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल या समय क्या था, अगर आपसे पूछे कि सर समय बताइए कब से कब तक था, तो आप कहोगे 2012 से 2017, है ना। 2012 से 2017, इतनी देर से हम पढ़ा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक का समय जो था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। अगर हम पूछे 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सर 2007 से 2012 तक का जो समय है, माने 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक का समय, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का है। अगर पूछे 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय बताओ, तो आप कहोगे 2002 से 2007, ठीक है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना है। अगर हम पूछे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, तो आप कहोगे 1997 से 2002, ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना हो गई, ठीक है, अंडरस्टूड है। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। तो ये आपका क्वेश्चन था और हमने इसका पूरा विस्तार पूर्वक आपको आंसर बताया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था से संबंधित हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था, है ना, पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके, इसके लेखक कौन थे? चाणक्य जी थे। पहले ये राजनीतिक पुस्तक हुआ करती थी, क्योंकि राजा को केंद्र मानकर ये पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक विषय बन गई और आज आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है। आर्थिक वृद्धि के मापक मात्रा, आर्थिक वृद्धि का मापक 3 प्रकार से होता है, राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये हमने बताया था, नोट में हमने लिखवाया था कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा मापक माना जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट जो आप देखेंगे, आपकी हेडिंग होगी आर्थिक विकास। क्या होता है आर्थिक विकास? हेडिंग क्या पड़ेगी बच्चे? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ठीक है।
ये आपकी हेडिंग है। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम लिखा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलेंगे। आर्थिक विकास क्या होता है ना? आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं से संबंधित होता है। क्या होता है? यह मात्रात्मक और गुणात्मक, क्या? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं से संबंधित होता है। दोनों पहलुओं से संबंधित होता है। दोनों पहलुओं से संबंधित होता है। से संबंधित होता है। संबंधित होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं से ये संबंधित होता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास अंतिम लक्ष्य होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास अंतिम लक्ष्य होता है। ये पॉइंट भी लिख लेना। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास अंतिम लक्ष्य होता है। आर्थिक विकास अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आवाज आ रही? ठीक है। आर्थिक विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं से संबंधित होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास अंतिम लक्ष्य होता है। आपसे पूछे अर्थव्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो आप बताओगे आर्थिक विकास जो होता है वो अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है, ये आर्थिक विकास से संबंधित हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं धारणीय विकास। ये हो गया आर्थिक विकास। अब बात की जाएगी धारणीय विकास क्या होता है। किस पे बात करेंगे? धारणीय विकास। हेडिंग डालिएगा, धारणीय विकास। क्या हेडिंग होगी? धारणीय विकास। ठीक है जी, धारणीय विकास। ठीक है, धारणीय विकास क्या होता है? तो ऐसा विकास जो भविष्य के ऊपर ना किया जाए। क्या? ऐसा विकास जो भविष्य के ऊपर, भविष्य के ऊपर ना किया जाए। भविष्य के ऊपर ना किया जाए। ऐसा विकास जो भविष्य के ऊपर ना किया जाए धारणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? धारणीय विकास। क्या कहलाता? धारणीय विकास कहलाता है। धारणीय विकास कहलाता है। ठीक है, ऐसा विकास जो भविष्य के ऊपर ना किया जाए धारणीय विकास कहलाता है। ठीक है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, है ना। प्राकृतिक अर्थात आप लिख सकते हो, हमने आपको बताया भी था, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे उपयोग किया जाए, ऐसे उपयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके, उसका लाभ उठा सके। मेरी बात ऐसे ना समझ में आई होगी, है ना, तो मैं बताता हूँ।
जैसे मान लो कि ये पेड़ है ना, ये पेड़ है मान लो, और इसमें फल लगे हैं किसके, आम के, ठीक है, आम के फल लगे हैं। मान लो आपने पेड़ को लगाया है और उसमें आम लग गए हैं, तो आप ऐसे इसका प्रयोग करो, मान लो ये प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है, प्राकृतिक ने हमको दिया है, प्रकृति से मिला है, तो आप इसके आम तोड़ लो, ऐसा कि नहीं कि इसको नीचे से काट डालो, ठीक है, ऐसे उपयोग करो। आपको उपयोग करने से कोई नहीं मना करता है, लेकिन इस प्रकार से उपयोग करो कि आप केवल आम से मतलब रखो, इस पेड़ को उखाड़ के ना फेंको, क्योंकि हो सकता है आज आप आम प्राप्त कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी अगर आप इस पेड़ को समाप्त नहीं करते हो तो फिर इसमें दोबारा, तीन बार, चौथी बार, कई हर साल आम लगेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी आम इसका प्रयोग कर सके, ऐसे विकास को क्या कहते हैं, या ऐसे जो दोहन किया जाता है वो क्या कहलाता है। और आप आम लिए, मान लो खरीदे, आपने आम यहां से तोड़ा, आप जितने खाए खा सके, उसके बाद मार्केट में बेच दिया, उससे कुछ पैसा मिल गया, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, तो आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार से उसका लाभ उठा सके। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का आप उपयोग करो, लेकिन इस प्रकार से उपयोग करो कि उसका लाभ आने वाली पीढ़ी भी प्राप्त कर सके। ऐसा विकास क्या कहलाता है, धारणीय विकास कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, बोलो भाई, आई कि नहीं आई, यही तो धारणीय विकास है। धारणीय विकास को सतत विकास, और ध्यान देना, थोड़ा सा और ध्यान देना, धारणीय विकास को और अन्य नाम से जानते हैं। धारणीय विकास को सतत विकास, अस्थाई विकास, पर्यावरणीय विकास के नाम से जानते हैं। पर्यावरणीय विकास आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। धारणीय विकास को सतत विकास, स्थायी विकास, पर्यावरणीय विकास आदि नामों से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखना कि धारणीय विकास को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो पर्यावरणीय विकास, अस्थायी विकास, सतत विकास आदि नामों से भी इसको जाना जाता है, या इसको पोषणीय विकास भी कहते हैं। इसी को अगर चाहो तो इसी को पोषणीय विकास के नाम से भी जानते हैं। किसके, पोषणीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया धारणीय विकास, ठीक है। अगला है, अच्छा अगर बात करें तो धारणीय विकास को किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक लाइन और लिख सकते हो, धारणीय विकास को 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय बोलो भाई क्या सत्य है, बताओ भाई। धारणीय विकास को 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया था। किसके, मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया था, मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया था, रूप में रखा गया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, रखा गया था, ठीक। तो आप देखिए धारणीय विकास को सतत विकास, स्थायी विकास, यह हमने आपको बताया है कि धारणीय विकास के बारे में अगर देखोगे तो धारणीय विकास क्या होता, ऐसा विकास जो भविष्य के ऊपर न किया जाए धारणीय विकास कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे उपयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके, ठीक है, उसका लाभ उठा सके। उसके बाद धारणीय विकास को सतत विकास, अस्थायी विकास, पर्यावरणीय विकास, पोषणीय विकास आदि के नाम से जाना जाता है। धारणीय विकास को 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया था।
बताओ भाई, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग आपकी होगी समावेशी विकास। अगली हेडिंग क्या होगी? समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होगी? समावेशी विकास के बारे में देखते हैं। समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है? ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, किया जाए। ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अर्थात विकास के मुख्य धारा से कटे लोगों को, अर्थात विकास की मुख्य धारा से कटे लोगों को जोड़ा जाए, जिससे सभी का विकास हो सके, जिससे सभी का विकास हो सके, जिससे सभी का विकास हो सके। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अर्थात विकास की मुख्य धारा से कटे लोगों को जोड़ा जाए, जिससे सभी का विकास हो। मतलब ये कहने का है, ऐसा नहीं है केवल पढ़े लिखे लोग हो इसमें जुड़े, ऐसे भी गरीब तबके के लोग जिनका विकास नहीं हुआ है, बेचारे पूरी तरह से पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ों से नहीं जानकारी है, वे गरीब हैं, उन पे पास कोई संसाधन नहीं है, उनको भी इस विकास के अंतर्गत जोड़ा जाए, जिससे वो भी हमारे आपके बराबर हो सकें और अपना स्थायित्व जमा पाएं, अपना विकास कर पाएं। ऐसा विकास क्या कहलाता है? समावेशी विकास कहलाता है। ध्यान देना, समावेशी विकास की मुख्य धारा आपको पता है, ऐसे विकास को, या इस तरह से लिख लो, समावेशी विकास को, समावेशी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजना में, समावेशी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था, का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, समावेशी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। आपसे पूछे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आंसर आएगा समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आर्थिक विकास के मापक की। हेडिंग होगी आर्थिक विकास के मापक। आर्थिक विकास के मापक। सभी का माप आकलन जरूरी है, चाहे जो हो, सभी का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, समावेशी विकास या आर्थिक विकास के मापक। आर्थिक विकास को मापने के लिए विश्व बैंक के द्वारा 1970 में एक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। लिखे ना, आर्थिक विकास को मापने के लिए
विश्व बैंक द्वारा 1970 में, कब? 1970 में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई और आर्थिक विकास को मापने के लिए जो विश्व बैंक द्वारा दिया गया मापक था वो 1970 में था। और पूछा गया कौन सा था? 1970 में आवश्यक न्यूनतम प्रत्यागम। 1970 में आवश्यक न्यूनतम प्रत्यागम की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। प्रतिपादन का किया गया था। ठीक है, अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था जो प्रभावी नहीं। इसके बाद 1976 में जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रयत्न किया गया। उसके बाद 1976 में एक और अवधारणा आई। 1976 में जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, गुणवत्ता का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, हेडिंग डालिएगा जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। अब ये क्या है, क्या प्रयोग करते हैं, क्या नहीं प्रयोग करते हैं, क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, इस पे बात करने वाले हैं। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी ली जाएगी। क्या है भाई? अब आपसे पूछे कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो लिखना इस सूचकांक को 1976 में, इस सूचकांक को 1976 में किसने किया था? जॉन टी बर्जन द्वारा किया गया था। जॉन टी बर्जन द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा भैया, दो क्वेश्चन बनेंगे। किया गया था, आपसे पूछेगा कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर आएगा जॉन टी बर्जन। कौन? जॉन टी बर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो आप बताएंगे 1976 ईस्वी में। 1976 में जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन टी बर्जन के द्वारा किया गया था। आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? जॉन टी बर्जन ने किया था। कब किया था? 1976 ईस्वी में किया था। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित
विषय शामिल किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए? तो आप कहोगे जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, बाल मृत्यु दर। तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या है? जीवन प्रत्याशा है। क्या शामिल किया गया? जीवन प्रत्याशा शामिल किया गया। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? व्यक्ति की, संपूर्ण व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी जो औसत आयु होती है वो क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा कहलाती है। दूसरी इसमें दूसरा कौन सा विषय शामिल किया गया है? तो साक्षरता, है ना, साक्षरता। क्या भैया? इसमें दूसरा जो शामिल किया गया है उसका नाम साक्षरता है। और तीसरा क्या है? बाल मृत्यु दर। क्या है भैया? तीसरा है बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर कर लो और बढ़िया। क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या बोलेंगे भैया? शिशु मृत्यु दर होगी। ठीक है, शिशु मृत्यु दर होगी। ठीक, ये बताओ भाई कोई दिक्कत? जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में आप इतना नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बहुत काम का ये चीज है। इस सूचकांक को 1976 में जॉन टी बर्जन द्वारा किया गया था। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में कौन कौन सी विषय शामिल हैं? तो 3 विषय इसमें शामिल है। पहला कौन सा है? जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा होती है औसत आयु, वो महिला व पुरुष दोनों की मिला की औसत आयु जो होती है वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। उसके बाद दूसरा आपका क्या है? साक्षरता, जिसको लिटरेसी बोलते हैं। और तीसरा क्या है? शिशु मृत्यु दर है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अगला है मानव विकास सूचकांक। क्या अगला है? मानव विकास सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है मानव विकास सूचकांक। अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। मानव के विकास के बारे में सूची बनाई गई। मानव विकास सूचकांक क्या बोलते हो भाई? मानव विकास सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मानव विकास सूचकांक क्या होता? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा, है ना, मानव विकास सूचकांक लिख लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। यूएनडीपी को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है। के द्वारा 1990 से, के द्वारा 1990 से प्रत्येक वर्ष, क्या? प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। ध्यान देना, क्वेश्चन कहां से बनेंगे? किया जाता है। एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, इसीलिए आपको पूरी थ्योरी बता दी जा रही है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा 1990 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। बताओ भाई, इस सूचकांक को तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा 1990 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप बताएंगे यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लिख लो। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक माने ये अवधारणा किसने दी? मानव विकास सूचकांक तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। तैयार करने का श्रेय पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, बहुत अच्छा नाम है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है।
हल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, ठीक है। कभी कभी पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए पाकिस्तान के वो अर्थशास्त्री का नाम बताओ जो मानव विकास सूचकांक तैयार किए थे, तो आंसर आता है महबूब उल हक। पेपर से में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि महबूब उल हक का संबंध किस देश से है, तो आप बताओगे महबूब उल हक का संबंध पाकिस्तान से है। महबूब उल हक का संबंध कहां से है, तो महबूब उल हक का संबंध पाकिस्तान से है। ये क्या है, तो आप बताओगे ये एक अर्थशास्त्री थी। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए गए और इन्होंने निम्नलिखित विषय शामिल किए। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं, निम्नलिखित विषय शामिल हैं, ठीक है। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से विषय इसमें शामिल हैं। तो इन्होंने बताया प्रति व्यक्ति आय, क्या बताया, इसमें तीन चीजें शामिल हैं, तीन चीजें शामिल हैं मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक में महबूब उल हक के अनुसार तीन विषय शामिल हैं, तीन विषय शामिल किए गए, तीन विषय शामिल किए गए, तीन विषय शामिल किए गए हैं। अब भैया वो तीन विषय कौन कौन से हैं ये आप देखोगे। पहला आप देखोगे प्रति व्यक्ति आय। कौन कौन से विषय, तीन विषय हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का आकलन होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। दूसरा बताओ भाई, प्रति व्यक्ति आय हो गया, साक्षरता हो गई, कौन सी, साक्षरता, लिटरेसी बोलते हैं, साक्षरता हो गई, ठीक। उसके बाद तीसरा कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय हो गई, साक्षरता हो गई, और तीसरा है मानव जीवन या प्रत्याशा, या जीवन प्रत्याशा लिख लो, क्या, जीवन प्रत्याशा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास सूचकांक में तीन विषय शामिल किए गए हैं। मानव विकास सूचकांक में तीन विषय शामिल किए गए, कौन कौन से, प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा होना चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए, और जीवन प्रत्याशा। हमने बताया प्रति व्यक्ति आय सभी लोग जानते हो, हर व्यक्ति की इनकम पता होनी चाहिए, साक्षरता आप जानते ही हो, जीवन प्रत्याशा हमने बताया कि मानव जीवन की जो औसत आयु होती है वही जीवन प्रत्याशा कहलाती है ना। अगर बात की जाए दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा किस देश की है, तो आप बताओगे जापान की है ना, किसकी है, जापान की है, लंबे समय तक लोग जीते हैं वहां पे। तो ये आपका क्या हो गया, मानव जीवन प्रत्याशा, मानव विकास को लेकर हो गया। अगला है, आगे अगर हम बात कर लें तो भारतीय मानव विकास सूचकांक, हेडिंग होगी भाई दुनिया का हमने पढ़ा, अब भारतीय मानव विकास सूचकांक के बारे में देखते हैं। भारतीय मानव विकास सूचकांक, पूरी दुनिया का मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया, पहले श्रेय किसको जाता है, तो आप बताओगे महबूब उल हक को। महबूब उल हक कौन है, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अब बात करते हैं भारतीय मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के आधार पर ऐसे लिखेगा, मानव विकास सूचकांक के आधार पर, मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत सरकार ने, आधार पर भारत सरकार ने सभी राज्यों के, क्या,
भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने सभी राज्यों का मानव विकास सूचकांक पहली बार, ध्यान देना, सूचकांक पहली बार 2002 में जारी किया था पहली बार 2002 में जारी किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, आपसे पूछे कि भारतीय मानव विकास सूचकांक को भारत सरकार ने पहली बार कब प्रतिपादित किया था या जारी किया था, तो आंसर आएगा 2002 में। भारतीय मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत सरकार सभी राज्यों का मानव विकास सूचकांक पहली बार 2002 में जारी किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक टॉपिक आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। हेडिंग होगी भारत में योजना आयोग की स्थापना। हेडिंग क्या होगी? योजना आयोग। अभी आप नीति आयोग भी पढ़ेंगे, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, है ना, योजना आयोग। अब आप ये बताओ कि भारत में योजना आयोग की सिफारिश या स्थापना किसने की थी? तो लिख लेना, भारत में योजना आयोग केसी नियोगी की सिफारिश पर कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्या भैया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का अध्यक्ष, बताओ भाई, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, मंत्री होता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बोलो भाई। भारत में योजना आयोग की बात करें अगर, है ना, भारत में योजना आयोग केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगर हम पूछे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले योजना, या ऐसे लिख लो, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष। क्वेश्चन बन जाए, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम, पहले अध्यक्ष का नाम।
तो हमने आपको उधर परिभाषा बता दी है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। और पूछा गया योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे भारत देश में जब इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अगर पूछे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, बोलो भाई। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष पूछ ले। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, बच्चे बच्चे को अध्यक्ष तो पता है, अगर आपसे पूछे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम बताओ, तो आप बताओगे गुलजारी लाल नंदा। कौन बताओगे भैया, गुलजारी लाल नंदा। क्या होगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो होंगे वो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, गुलजारी लाल नंदा। जबकि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष आप पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बोलो भाई, अब ये योजना आयोग का काम क्या होता है, योजना आयोग का काम क्या होता है ये बताओ भाई। इसका मुख्य कार्य देश में आर्थिक विकास के लिए, योजना आयोग का कार्य, योजना आयोग का मेन वर्क क्या है, मुख्य कार्य। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है, बोलो भाई, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य आर्थिक विकास के लिए, किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करना, पंचवर्षीय योजना का, पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, गठन करना। अगर आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वैसे तो भारत सरकार के द्वारा होता है, लेकिन किस आयोग के अंतर्गत होता है, तो योजना आयोग का मुख्य कार्य होता है भारत में आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का विकास करना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछे कि भैया योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाए, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष बताओ, अंतिम उपाध्यक्ष। अब पहला याद किए हो तो आपको अंतिम भी तो आना चाहिए। बोलो भाई, जल्दी बोलो, आप सभी लोग बोलो, 1 सेकंड 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी बताओ भाई। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष और अंतिम अध्यक्ष का नाम बताओ। हमें बताना पड़ेगा क्या, बताओ भाई। तो आप जानते हो योजना आयोग कब समाप्त हो गया, जल्दी बताओ भाई। योजना आयोग कब समाप्त हुआ, तो योजना आयोग
31 दिसंबर 2014 को समाप्त हो गया है ना। 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग समाप्त हो गया और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अंतिम की बात करें तो उस समय प्रधानमंत्री कौन रहा होगा। 1 मिनट भाई, सेल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बोलो भाई, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होगा। तो कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्या बोलोगे? नरेंद्र मोदी जी, है ना। नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे जब ये समाप्त किया जा रहा था। ठीक है। और अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन थे तो आप कहोगे मोंटेग्यू अहलूवालिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, मोंटेग्यू अहलूवालिया थे। कोई दिक्कत? इतने में कोई समस्या किसी प्रकार की? जब आपका योजना आयोग समाप्त हुआ और आपको पता है योजना आयोग के या इसके समाप्त होने के बाद, इसके समाप्त होने के बाद किसका गठन किया गया? तो आपका आ गया नीति आयोग आ गया। क्या आ गया भैया? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग आ गया। ठीक। अब किस पे बात करेंगे? अब बात करेंगे भारत में नीति आयोग। भारत में नीति आयोग। भारत में नीति आयोग। ठीक। भारत में क्या होगा? नीति आयोग। अब पूछा जाए कि नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर क्यों किया गया? बोलो भाई। तो केंद्रीय संघवाद को मजबूत करने के लिए, क्या लिखेंगे? केंद्रीय संघवाद को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय संघवाद को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय संघवाद को मजबूत करने के लिए योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, नीति आयोग का गठन किया गया, गठन किया गया। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अब पूछे नीति आयोग भारत में कब गठित हुआ? गठित कब हुआ? तो आप कहोगे 1 जनवरी 2015 को। क्या? 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि यह कैसी संस्था है तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था। हाँ भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
गैर गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक भैया, यह किस प्रकार की संस्था है? तो यह गैर संवैधानिक संस्था है। बोलो भाई। अब पूछेगा नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और किसके समय में गठित हुआ? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कि उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष भी आने चाहिए। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया थे इसके क्या? पहले उपाध्यक्ष के रूप में थे। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, सदस्य की बात करें तो स्थायी सदस्य इनकी संख्या 3 थी और पदेन सदस्यों की संख्या 4 थी। अगर सदस्य संख्या की बात करें, सदस्य, तो आप देखोगे एक स्थायी सदस्य और एक कौन थे बताओ भाई? स्थायी सदस्य। दूसरे बताओ? स्थायी होते हैं और एक पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सदस्य थे। ठीक है। अब स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप कहोगे 3 होती है। पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। बोलो भाई। नीति आयोग के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी। सदस्य कितने? सदस्यों की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य, एक होते हैं अस्थायी सदस्य और एक होते हैं पदेन सदस्य। अस्थायी सदस्यों की संख्या 3 थी और पदेन सदस्यों की संख्या 4 थी। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री और कौन आता है? अगर हम बात करें तो इसमें कौन आएगा? एक तो हो गए गृह मंत्री, दूसरे हो गए रेल मंत्री जो उस समय हो, और तीसरे कृषि मंत्री। और बताओ भाई, रेल मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, और बोलो एक और नाम आता है वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी। सदस्यों की बात करें तो नीति आयोग में 2 टाइप के सदस्य होते हैं, एक होते हैं अस्थायी सदस्य, एक होते हैं पदेन सदस्य। अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 3 और पदेन सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कौन कौन है आप? तो आप बताओगे गृह मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री। इस प्रकार से आपका नीति आयोग समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा? नीति आयोग समाप्त हो गया। अब आगे की बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की, उसमें फिर बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको ढेर सारी जानकारियां बताई गई। ठीक है, अगर हम बात करें तो आज की क्लास कहां से स्टार्ट होती है? यहां से धारणीय विकास का लक्ष्य यहां से शुरू होता है। उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा, आर्थिक विकास के बारे के बाद धारणीय विकास के बारे में आपको जानकारी दी गई। उसके बाद धारणीय विकास, सतत विकास, स्थायी विकास, पर्यावरणीय विकास और पोषणीय विकास आदि नामों से जाना जाता है। धारणीय विकास को 10वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया था। उसके बाद समावेशी विकास, इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया, सभी लोग जानते हैं। आर्थिक विकास के मापक के लिए आप जानते हो न्यूनतम
की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद 1976 में जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया गया। उसके बाद जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को 1976 में जॉन टी बर्जन द्वारा दिया गया। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल थे। कौन कौन से थे? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और शिशु मृत्यु दर इसमें शामिल थी। आगे बात करते तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा 1990 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। हमने यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी बताया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक तैयार करने का श्रेय पाकिस्तान के महान अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल थे। कौन कौन से? आपने पढ़ रखा है। आगे बात करते हैं भारतीय मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत सरकार सभी राज्यों का मानव विकास सूचकांक पहली बार 2002 में पेश किया था। आगे बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग को आप सभी लोग जानते हो। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी के सिफारिश पर किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई। उपाध्यक्ष के रूप में तो आएंगे गुलजारी लाल नंदा आएंगे, ठीक है। आगे योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करना, केंद्र सरकार के लिए योजनाएं बनाना, यह सब किसका काम था? योजना आयोग का। आगे भारत में नीति आयोग केंद्रीय संघवाद को मजबूत करने के लिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद इसके अध्यक्ष को हमने बताया, उपाध्यक्ष को बताया। इसमें सदस्य मुख्य रूप से 2 प्रकार से, स्थायी सदस्य और पदेन सदस्य। अस्थायी सदस्यों की संख्या 3 होती है, पदेन सदस्यों की संख्या 4 होती है। गृह मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री, इस प्रकार से। और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अच्छा, योजना तो बता दी भाई, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे तो आज की क्लास बेहतरीन लगी होगी। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल होंगी।